बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसरा। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। आपकी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर दिन ब दिन गर्म होना ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। फिर मैंने आपको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स आपके पास ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। देन हमने इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस किया। ग्लोबल वार्मिंग काजेज ग्लेशियर, स्नो एंड पोलर रीजन मेल्ट फास्टर काजिंग फ्लड एंड रेज इन द सी लेवल ऑफ सी वाटर। It also adversely effect on climate। उसके बाद स्टूडेंट हमने डिस्कस किया ओजोन। What is ozone बच्चों ओजोन इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन दैट स्ट्रॉन्ग ओडोर। ओजोन इज़ मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम एंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ O3। फिर हमने उसके बाद ओजोन की फॉर्मेशन की बात की कि ओजोन आपके पास तब बनते हैं जब आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑक्सीजन एटम को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं ऑक्सीजन एटम के अंदर। वो हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम फिर एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट होते हैं तब आपके पास क्या बनते हैं, ओजोन के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। उसके बाद हमने बात की थी ओजोन डिप्लीशन। What is ozone depletion? The formation of hole in the ozone layer is known as ozone depletion। ओजोन डिप्लीशन के लिए मुख्तलिफ़ गैसेस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये आपके पास ओजोन डिप्लीशन के काज करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन को देख लेते हैं, डिफ़ाइन कर लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन रेफर टू द कटिंग एंड रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन यूज़। बच्चों, डिफॉरेस्टेशन जंगलात की कटाई को एक्चुअली हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि ह्यूमन अपने यूज़ के लिए जंगलात की कटाई करते हैं या जंगलात को एक स्पेसिफ़िक एरिया से रिमूव करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन बच्चों आपके पास जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट आपके पास फेवरेबल करैक्टरिस्टिक किसी एरिया के अंदर लेके आते हैं। फॉरेस्ट की वजह से किसी भी एरिया के अंदर एक फेवरेबल करैक्टरिस्टिक होती हैं। ये बात क्लियर है? हम आगे देख लेते हैं क्या क्या करैक्टरिस्टिक फॉरेस्ट के लिए फेवरेबल करैक्टरिस्टिक ये आपके पास लाती हैं। जैसा कि आपने देखा है कि जहाँ पर मोस्टली फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं वहाँ पर स्ट्रॉम वगैरह स्टॉप हो जाता है, सोइल इरोजन वगैरह कम होती है और आपके पास फॉरेस्ट वगैरह रेन को लेके आते हैं। मीन टू से जितना आपके पास जितने भी जंगलात के इलाके होते हैं वहाँ पर ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो इसका मतलब जितने भी फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे वहाँ पर बारिशें भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि ये फॉरेस्ट जो हैं ये आपके पास बारिश को लेके आते हैं। तो फॉरेस्ट ब्रिंग फेवरेबल करेक्टरिस्टिक टू एन एरिया। दे स्टॉप स्ट्रॉम, सोइल इरोजन एंड ब्रिंग रेन। इज दैट क्लियर? उसके बाद बच्चों थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट, फॉरेस्ट आर द मेन सोर्सेज ऑफ टिम्बर, फायरवुड, राइजन, मेडिसिन्स, हैबिटाट फॉर प्लांट एंड एनिमल्स। फॉरेस्ट जितने भी होते हैं उससे आपके पास टिम्बर वगैरह की लकड़ी वगैरह आपको प्रोवाइड करती है। जलाने के लिए आप उससे लकड़ी वगैरह हासिल करते हैं, राइजेंस आप इससे हासिल करते हैं, मेडिसिन्स वगैरह, और प्लांट और एनिमल के लिए आपके पास क्या है, रहने की जगह है। हैबिटाट मीन टू से रहने की एक जगह होती है। यहाँ तक क्लियर है? So, forests are the main source of timber, firewood, resin, gums, medicines, and habitat for number of plant and animals. Next point बच्चों जितने आपके पास ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी उसके लिए आपके पास फायरवुड, कंस्ट्रक्शन मटेरियल या उनके लिए ज़्यादा एरिया भी आपके पास
इंक्रीज़ एरिया उनके लिए डिमांड होगा। मतलब जितना आपके पास आबादी बढ़ेगी उसके लिए उतना ही आपके पास वसाइल दरकार होंगे, जैसा कि उनके खाना पकाने के लिए या फायरवुड वगैरह उनको जलाने के लिए वुड चाहिए होंगी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स वगैरह के लिए लकड़ी वगैरह चाहिए होगी, या उनके लिए रहने के लिए एक स्पेसिफ़िक एरिया चाहिए होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एरिया बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट वगैरह को डिफॉरेस्टेशन वगैरह करेंगे। इसलिए अगर जितना आपके पास पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही हम क्या करेंगे, डिफॉरेस्टेशन की तरफ रुजू करेंगे। However, increasing human population has resulted in need of increased demand for firewood, constructions, and more area for living. Thus, human beings are therefore engaged in deforestation. बच्चों ये था आपके पास डिफॉरेस्टेशन, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। सबसे पहले मैंने डिफॉरेस्टेशन को डिफ़ाइन किया। उसमें सेकंड पॉइंट में मैंने आपको ये बताया कि फ़ॉरेस्ट जो होते हैं ये आपके पास फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक किसी एरिया के अंदर लाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टॉर्म, सॉइल इरोजन और ब्रिंग रेन वगैरह को लेके आते हैं। उसके अलावा फायर हमारे पास किन किन सोर्सेज हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हमने बात की कि ह्यूमंस दिन ब दिन की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम डिफॉरेस्टेशन को फ़रोग़ दे रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या नेगेटिव इम्पेक्ट हो सकते हैं हमारे माहौल के ऊपर। डिफॉरेस्टेशन causes many problems, some of which are as follows. First one, air pollution. डिफॉरेस्टेशन से एयर पोल्यूशन होती है। वो कैसे? बच्चों आपको पता है कि हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करवा रहे होते हैं, तो आपके पास अगर प्लांट्स वगैरह या ट्री वगैरह नहीं होंगे तो आपके पास उन कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्ज़ॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब डिफॉरेस्टेशन हम जितनी ज़्यादा करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हवा के अंदर ज़्यादा होगी, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास पोल्यूटेंट्स है, इसलिए आपके पास हम कहते हैं कि एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगी। सेकंड वन, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। कैसे? जैसा कि हमने बात की कि मुख्तलिफ़ गैसेस हम एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूटेंट के तौर पर इंक्रीज़ करवा रहे हैं। जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं ये इनको एब्ज़ॉर्व करते हैं और आपके पास पोल्यूशन कम होती है। इसलिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के जितने भी गैसेस होते हैं वो आपके पास जंगलात वगैरह इनको एब्ज़ॉर्व करके ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कम करवाते हैं। अगर जंगलात की कटाई करेंगे तो आपके पास ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होता जाएगा। थर्ड, डिस्ट्रॉय हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। जंगलात जितने हम काटेंगे उतना ही आपके पास वाइल्ड लाइफ की हैबिटेट जो होगी वो कम होती जाएगी। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी। ग्रीन हाउस गैसेस जितनी हम ज़्यादा रिलीज़ करवाएंगे, इनको एब्ज़ॉर्व करने के जितने भी आपके पास प्लांट वगैरह नहीं होंगे, तब ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। सॉइल एरोजन ज़्यादा होगी। सी एनिमल डाइंग। सी के अंदर जितने भी एक्वेटिक लाइफ है वो मरना शुरू हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि जितना आपके पास एयर पोल्यूटेंट ज़्यादा होंगे, इनको ऑब्ज़र्व करने के लिए प्लांट्स वगैरह नहीं होंगे, तब जाके आपके पास एसिड रेन के चांसेस ज़्यादा होंगे। एसिड रेन ज़्यादा होगा तो आपके पास एक्वेटिक लाइफ के ऊपर एसिड रेन का क्या इफ़ेक्ट है ये हमने पिछले टॉपिक के अंदर देख लिया है। तो इससे सी एनिमल की डाइंग का भी ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों, इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन वाइल्ड लाइफ। वो ह्यूमन जो हैं इनका वाइल्ड लाइफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, चलिए देख लेते हैं। बच्चों ह्यूमंस जितने भी होते हैं आपके पास, ये आपके पास इन्वायरमेंट के अंदर चेंज लाने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम ह्यूमन जितने भी हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर चेंज लाने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये चेंज प्लांट और एनिमल की स्पीशीज़ को बैडली इफ़ेक्ट करती हैं। ये बात याद रखिएगा, हम जितना भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस लाते हैं वो चेंजेस प्लांट और एनिमल्स की स्पीशीज़ को बैडली इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे कि
वी टेक मोर स्पेस ऑन अर्थ फॉर आर होम एंड सिटीज़। दिन ब दिन हमारी पॉपुलेशन में ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा घरों के लिए ज़मीन पर ज़्यादा जगह चाहिए होती है और सिटीज़ वग़ैरह हमें ज़्यादा चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से हम जंगलात वग़ैरह को ख़त्म कर रहे होते हैं। जंगलात को ख़त्म करते हैं तो वाइल्ड लाइफ की जो हैबिटेट होती है वो भी एक्चुअली ख़त्म हो रही होती है। वी पोल्यूट हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। हम वाइल्ड लाइफ की जंगली हयात की जो आपके पास रहने की जगह होती है उसको पोल्यूट कर रहे होते हैं। हम इनको शिकार करते हैं अपनी खुशी के लिए या अपने आप को खुश करने के लिए। हम जानवरों का, वाइल्ड लाइफ का शिकार कर रहे होते हैं। ये सारी तीनों की तीनों एक्टिविटीज़ जो हैं ये आपके पास वाइल्ड लाइफ को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ह्यूमन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग चेंजेस इन एनवायरनमेंट दैट इफ़ेक्ट एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़। वी टेक अप मोर स्पेस ऑन अर्थ फॉर आवर होम and cities. We pollute habitat of wildlife. We hunt and kill wild animal for our pleasure. All these activities take resources and habitat away from plant and animals, which are badly effect on wildlife. बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो चलिए देख लेते हैं। पहले रिसोर्सेज जो टर्म है ये आपके पास क्या होता है। व्हाट इज़ रिसोर्सेज, सॉरी व्हाट इज़ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन इज़ डिफाइंड एज द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन। जितने भी आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी प्रोटेक्शन और उनकी प्रिजर्वेशन, उनको महफूज करना, उनको प्रोटेक्ट करना एक्चुअली क्या कहलाता है, कंजर्वेशन। नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना और उनको महफूज करना कंजर्वेशन कहलाता है। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज जो होती हैं ये बच्चों आपके पास दो किस्म की होती हैं। एक को कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सेकंड वन को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज़ वन विच कैन बी यूज रिपीटेडली बिकॉज इट इज़ रिसाइकल नेचुरली। बच्चों रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके पास वो रिसोर्सेज होती हैं जो आप रिपीटेडली यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आपके पास नेचुरली रिसाइकल हो रही होती हैं। वो मीन टू से ख़त्म नहीं होती और नेचुरल में दोबारा वो रिसाइकल की फॉर्म में आ रही होती हैं। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि ऑक्सीजन, फ्रेश वाटर, सोलर एनर्जी, टिम्बर एंड बायोमास। ऑक्सीजन, जैसा कि हवा के अंदर ऑक्सीजन, हम क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं। इसका मतलब हवा के अंदर ऑक्सीजन तो कम होना चाहिए, लेकिन नेचुरल तरीके से प्लांट्स वगैरह ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो आपके पास एनवायरनमेंट के अंदर कम नहीं हो रही होती। इसका मतलब ऐसी रिसोर्सेज जो आपके पास नेचुरल तरीके से रिपीट हो रही होती है, जिसको हम यूज़ भी करते हैं और रिपीट भी हो रही होती है, उस रिसोर्सेज को क्या कहेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जिसको आप रिपीटेडली यूज़ करते हैं और नेचुरली वो आपके पास रिसाइकल हो रही होती हैं। ऑक्सीजन को प्लांट नेचुरली एब्जॉर्व करते हैं ना, सॉरी हम इसको यूज़ करते हैं और प्लांट आपके पास हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करके नेचुरली आपके पास ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह फ्रेश वाटर हो गया, जितने भी आपके पास वाटर है या रेन वाटर वगैरह हो गए, ये रिसाइकल की फॉर्म में होते हैं। जैसा कि हम पानी को यूज़ करते हैं ये दोबारा रिसाइकल्स होता रहता है। सोलर एनर्जी वगैरह ये भी दोबारा रिसाइकल हो सकते हैं। टिम्बर प्लांट्स वगैरह एंड बायोमास वगैरह, ये सारी की सारी एग्जांपल्स आपके पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल हैं। अब बच्चों मैनी रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी डिप्लीटेड बाय ह्यूमन यूज़
but their quantity is not affected by human consumption, thus maintaining a flow। बहुत सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज बच्चों ह्यूमन की वजह से डिलीट हो रही होती हैं। बहुत सारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज ह्यूमन की मदद से, यहाँ मैंने डिलीटेड वर्ड लिखना भूल गया हूँ, मैनी रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर डिलीटेड बाय ह्यूमन यूज़। बहुत सारी ऐसी रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं जो ह्यूमन उनको डिलीट कर रहा होता है, उनको यूज़ करके मिनटों से ख़त्म कर रहा होता है, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है, जो ह्यूमन की कंजम्पशन की जो क्वांटिटी है वो आपके पास उस इन्वायरमेंट के अंदर इफ़ेक्ट ही नहीं कर रही, और आपके पास एक उसी तरह का फ़्लो कायम रहता है। मैं फिर से बता देता हूँ कि बहुत सारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके पास ह्यूमन डिलीट कर रहा होता है। बहुत सारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज ह्यूमन उनको डिलीट कर रहा होता है, यूज़ कर रहा होता है, मिनटों से ख़त्म कर रहा होता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी जितना ह्यूमन आपके पास मिनटों से डिलीट कर रहा होता है, वो क्वांटिटी आपके पास उस माहौल के अंदर कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रही होती, और आपके पास उस माहौल के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर एक फ़्लो मेंटेन रहता है। इज़ दैट क्लियर? Many renewable resources can be depleted by human use, but their quantity is not affected by human consumption, thus maintaining a flow। बच्चों नेक्स्ट इसके अपोजिट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो देख लेते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती हैं। ऐसी रिसोर्सेज बच्चों जो आपके पास दोबारा बहुत जल्दी रीजनरेट नहीं होती, उन रिसोर्सेज को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, या नेचर में वो दोबारा रिसाइकल नहीं हो सकती, उन रिसोर्सेज को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल which are not regenerated quickly are called non-renewable resources। जैसा कि मादनियात होगी, फॉसिल फ्यूल होगी, ये आपके पास बहुत जल्दी आपके पास रीजनरेट तो नहीं होती ना, जैसा कि आपके पास फॉसिल फ्यूल्स हो गए, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये साल लग जाते हैं मिनटों से ये दोबारा बनने में। एक बार आपने एक जगह से तेल वगैरह निकाल दिया या पेट्रोलियम वगैरह निकाल दिया, अब दोबारा वहाँ पर तेल वगैरह बनने के लिए काफ़ी साल लग जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं ऐसे रिसोर्सेज जो दोबारा रीजनरेट होने पे बहुत टाइम लेते हैं, उन रिसोर्सेज को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर वेरी स्लो। उनकी जो फॉर्मेशन का जो रेट होता है मिनटों से वो बनने का जो उनका रेट होता है वो बहुत स्लो होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि जहाँ पर एक तेल वगैरह है उनको बनने में 500-600 साल वगैरह लग जाते हैं। तो लेकिन जैसा कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज की मैंने बात की कि ऑक्सीजन प्लांट है और हमें देता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं, ये दिन ब दिन डेली होता रहता है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो आपके पास इन सालों इस पर लग जाते हैं दोबारा फॉर्मेशन पर। दीज रिसोर्सेज नीड टू बी यूज़ वेरी केयरफुली। ऐसे रिसोर्सेज को हमने बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ करना चाहिए। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जितने भी आपके पास मेटल्स ओर्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कोयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम या ग्राउंड वाटर, ऐसे रिसोर्सेज को हमने क्या करना है, बहुत केयरफुली यूज़ करना है, क्योंकि ये दोबारा रीजनरेट होने पर बहुत टाइम लेते हैं। क्विकली ये आपके पास रीजनरेट नहीं हो सकते। ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। द रिसोर्सेज like minerals and fossil fuel which are not regenerated quickly are known as non-renewable resources. The rate of formation of non-renewable resources are extremely slow.
they cannot be made available once depleted. The resources need to be used very carefully. Examples are metals ore, fossil fuel, coal, natural gas, petroleum and ground water. स्टूडेंट यहाँ तक हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को रिवाइज़ कर लेते हैं। स्टूडेंट आज के लेक्चर के फर्स्ट मेन पॉइंट है आपके पास डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन रेफर टू द कटिंग एंड रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन यूज। देन वी डिस्कस अबाउट the causes of deforestation problems. Deforestation causes many problems, some of which are as follows, like air pollution, greenhouse effect, destroy habitat for wildlife, global warming, soil erosion, less rain and sea animal dying. Third important point is effect of human activities on wildlife. As you know that humans are responsible for causing changes in environment that affect animal and plant species. We take up more space on earth for our home and cities. We pollute habitat of wildlife. We hunt and kill wild animal for our pleasure. All these activities affect wildlife. Fourth important point is what is renewable resources and non-renewable resources. Student, a renewable resource is one which can be used repeatedly because it is recycled naturally. Examples are oxygen, fresh water, solar energy, timber and biomass. Many renewable resources can be depleted by human use, but their quantity is not affected by human consumption, thus maintaining a flow. Next, non-renewable resources. The resources like mineral and fossil fuel which are not regenerated quickly are known as non-renewable resources. The rate of formation of non-renewable resources are extremely slow. They cannot be made available once they are depleted. Examples are fossil fuel like coal, petroleum, natural gas, groundwater, metals ore and fossil fuels. I hope आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, आपका होमवर्क है डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन योर ऑन वर्ड्स। सेकेंड, व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इसके आपने आंसर रफ कॉपी प्रैक्टिस कॉपी के ऊपर लिख कर आपने मुझे उसकी पिक सेंड करनी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।